नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। उत्तराखंड के लाखों कर्मचारी और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर ताज़ा अपडेट है। 9 नवंबर को कर्मचारी को डीए का तोहफा मिल सकता है। खबर है कि डीए की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई, जिस पर राज्य स्थापना दिवस तक मुहर लगाई जा सकती है। महंगाई भत्ते के भुगतान से राजकोष पर सालाना 576 करोड़ रुपए खर्च बढ़ने की संभावना है। इसका लाभ 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में कर्मचारी और पेंशन को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है और 4% बढ़ोतरी के ऐलान के बाद यह 38% हो जाएगा। हाल ही में हुई बैठक में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए ठाकरे गुट ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के घर पर जिला प्रमुख की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन होने पर चर्चा हुई। चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के साथ अगर वंचित अघाड़ी हाथ मिलाती है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रकाश अम्बेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने 2019 का लोकसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर लड़ा था। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। इस दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार भी यात्रा में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले पता चला है कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में थी। हालांकि इसी साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे के कई विधायकों को साथ लेकर बगावत करने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। भारत से बाहर रह रहे एनआरआई नागरिकों को मतदान का अधिकार देने के मामले पर लंबित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि 2013 में दाखिल इस याचिका में रखी गई मांग से सरकार और चुनाव आयोग सहमत है। ऐसे में कोर्ट इसका इंतजार नहीं कर सकता है कि एनआरआई वोटिंग शुरू होने तक सुनवाई जारी रखेगा। केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी ने कहा है कि सिर्फ एनआरआई भारतीयों को बल्कि भारत में ही अपने राज्य से बाहर काम करे लोगों को भी मतदान का मौका दिया जाएगा। बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई। इस बीच गोपालगंज सीट पर महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई है। मोहन गुप्ता के एक मतदाता ने उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। याचिकाकर्ता दीपू सिंह ने आरोप लगाया कि उम्मीदवार मोहन गुप्ता ने अपने हल्फनामे में गलत जानकारी देकर चुनाव आयोग को गुमराह किया है। अपेक्षाकृत धीमी हवाएं चलने और पंजाब में पराली जलाए जाने के मामले बढ़ने के बीच वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ जाने के कारण दिल्ली में मंगलवार को धुंध और धुएं की परत छाई रही और दृश्यता तस्वीरों में आई है। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उपग्रह से ली गई तस्वीरों में कई लाल निशान दिख रहे हैं, जो पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पराली जलाए जाने पर मामलों को दर्शाते हैं। पूर्वी पाकिस्तान से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सिंधु गंगा के मैदानों के विशाल क्षेत्रों में धुंध की एक परत दिखाई दे रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली को मंडली जेल में बंद ठग सुकेश और चंद्रशेखर ने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक पत्र लिखकर केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद से दिल्ली में सियासत गर्म है। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, सुकेश ने एलजी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन ने जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2019 में 10 करोड़ रुपये वसूले थे। साउथ वेस्ट मानसून की भले ही विदाई हो चुकी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते कई राज्यों में अब भी जबरदस्त बरसात हो रही है। आपको बता दें कि दक्षिण के कई राज्यों में इन दिनों हल्की से लेकर भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक रोजाना बारिश का अनुमान जताया। ऐसे में इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 1 नवंबर से 5 नवंबर तक हल्की मध्यम से लेकर भारी बारिश तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माह में भी होगी। भारतीय बाजार में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल न सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही, बल्कि इनकी सेल्स के आंकड़े में भी रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले महीने 30 अक्टूबर तक 68,234 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की सेल्स हुई है। इस तरह इसमें 29% की रिकॉर्ड मंथली ग्रोथ देखने को मिली। इसी ग्रोथ से ये बात साफ है कि अब लोगों को भरोसा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की तरफ से बढ़ रहा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि देश में संशोधित नागरिकता कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पश्चिम बंगाल इससे अछूता नहीं रहेगा। केंद्र ने सोमवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान से गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनियों, पारसियों पर ईसाइयों को नागरिक कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी नेता अधिकारी की टिप्पणी आई है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता को लेकर बड़ा फैसला किया है। गुजरात के 2 जिला आनंद और मेहसाना में रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले इस समय गुजरात के आनंद और मेहसाना जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोगों को नागरिकता कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में धान खरीदी शुरू हो गई। बिलासपुर और वेंकटपुर में धान खरीदी की पूरी तैयारियां हो गई। बिलासपुर में 114 समितियों के माध्यम से 130 केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। यहां 54 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। बिलासपुर जिले के 1,23,388 किसान पंजीकृत है। इस बार कॉमन धान का मूल्य 2,060 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बेमतरा जिले में भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई। जिले भर में 102 सेवा सहकारी समिति के 127 धान खरीदी केंद्रों खरीदने वाली है और इस पर 93 धान खरीदी केंद्रों को 294 किसानों का टोकन जारी कर दिया गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मंगलवार को कहा कि मदरसे के सर्वे में जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें हस्तक्षेप गलत है। जो मदरसा बोर्ड कहा है वो और जो सोसाइटी एक्ट के तहत चलते हैं दोनों का एफिलिएशन अलग है। इसमें एतराज करना सही नहीं। अजामियत की बैठक में उन्होंने ये बातें कही है। दारुल उलूम को मदद या बदलाव की जरूरत नहीं। फिरंगी महली ने कहा है कि दारुल उलूम और ऐसे बाकी मदरसे बिना मदद के चलते हैं। ऐसे में उनके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप न किया जाए, साथ ही मदरसों को शक की निगाह से न देखें। उत्तर प्रदेश की सियासत में पुलिस और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। पहले और पिछले 4.5 सालों से यूपी के 5 विधायक की सदस्यता गई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराया तो 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता रद्द की गई और इससे सवाल उठ रहा है कि जिससे तेजी से आजम पर एक्शन लिया गया, वैसे तो तेजी बीजेपी नेताओं की सदस्य को समापन किए जाने पर नहीं दिखी। सूबे में योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में 4 विधायकों की सदस्यता खत्म हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में आजम खान पहले सदस्य, जहां उन्हें और उनके बेटे को अलग अलग कारणों के चलते सदस्यता गंवानी पड़ी है। यूपी में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यूपी सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बना रही। शिक्षकों की यह भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले की जाएगी। इसके लिए सरकार ने अपने विभाग से रिक्त पदों पर ब्यौरा मांगा है। हालांकि रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं की है। विज्ञप्ति कब जारी की जाएगी, ऐसे में शिक्षक भर्ती से जुड़ी जानकारी उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा तो नहीं दिया, परंतु पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तारीफों के कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि सीएम के नाते हमने साथ साथ काम किया। अशोक गहलोत हमारी जमात में सबसे सीनियर थे। अभी भी जो हम मंच पर बैठे हैं उनमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर सीएम है। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मानगढ़ धाम के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमने पीएम से अपील की है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने काम की मांग में वृद्धि का स्पष्ट संकेत देते हुए ग्रामीण रोजगार योजना के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से उक्त राशि की मांग की संभावना जताई जा रही कि धान नवंबर के दूसरे सप्ताह तक आवंटित किया जाएगा। वर्ष 2022 से 23 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए 73,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। उदयपुर समेत दक्षिण राजस्थान के लोगों का इंतजार सोमवार की शाम उस समय खत्म हुआ जब उदयपुर से अहमदाबाद ब्रॉड गेज रेल लाइन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के असारवा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर भी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर असवारस के लिए रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में ऐसे कर्मी जिन्हें किसी वजह से कोई दंड यानी पेनल्टी का सामना करना पड़ रहा है और इस दौरान उन पर कोई नई पेनल्टी लग जाती तो उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। ऐसे कर्मियों को डीओपीटी के नियमानुसार सभी दंड भोगने होंगे। डीओपीटी ने यहां पर यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी कर्मी को कई वर्ष तक और कोई दंड मिला है, बीच में कोई दूसरी बड़ी सजा मिलती है तो वह पहले लागू होगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ करने राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास, गृह मंत्री ताम्र भारद्वाज साहू और आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कई मंत्री जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि यहां पर अरपा पैरी की धार से राज्य उत्सव 2022 का शुभारंभ मंच पर अतिथिगण मौजूद रहे। आदिवासी नगाड़ा बजाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।